नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और 7 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जिनको अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिया तो यकीन मानो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि नरेशन क्या होता है। देखिए 1 से 2 मिनट में मैं ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम वो प्रॉपर जो रूल हमने अभी जो बात करी है आपसे कि 7 रूल मैं आपको बताऊंगा उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए नरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन। अब जो कुछ भी किसी के द्वारा बोला जाता है वो एक कथन होता है। ठीक है, अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि जब हम किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों बता दें तो वो हो जाता है डायरेक्ट नरेशन। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बताया कि राम ने कहा कि मैं एक ईमानदार लड़का हूं। अब राम ने जैसा बोला हमने उसको बता दिया, वो कहला गया डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा कि जब वक्ता यानी जो कोई बोल रहा है उसके शब्दों को हम लोग क्या ज्यों का त्यों न बताकर अपने शब्दों में बताएं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन इसमें एक चीज हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपने शब्दों में तो बता सकते हैं, लेकिन जो उसके कहने का अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बेसिक आपको समझ आ गया और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको समझ भी नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, जब आगे की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, है ना। और आगे मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले 4 से 5 वीडियो आपको नरेशन से संबंधित होने वाले हैं। वीडियो को आप जरूर देखिएगा, चैनल में आप लोग बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम लोगों ने ये समझ लिया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब ये देखते हैं जो सेंटेंस लिखा हुआ है तो कौन सा लिखा हुआ है। देखिए तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो डायरेक्ट नरेशन का लिखा हुआ है। और डायरेक्ट नरेशन की एक पहचान होती है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, बहुत सिंपल शब्द मैं आपको बता रहा हूं कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये 2 टर्म्स मैंने आपको क्यों बताए, क्योंकि इनका बार बार मैं उपयोग करूंगा, बार बार बोलूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से शब्द बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इसका समझ आपको आ गया होगा। चलिए अगर इसको मैं एग्जांपल को अगर मैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊं तो कैसे बनेगा। दोस्तों ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये एक इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे आप ये डिफरेंस पता कर सकते हैं कि क्या अंतर होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट नरेशन है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया है दैट। अब ये इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड, और जब अभी 7 रूल हम अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि दैट का उपयोग हम कब करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं वो 7 इंपॉर्टेंट रूल। तो रूल नंबर 1 यानी जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा लगा हुआ था, और ये जो इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्वर्टेड कामा नहीं लगा हुआ है। अब हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये देखिए पास्ट टेंस की ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टेंस हमने चेंज किया है। ठीक है, अब ये कैसे चेंज होता है आपके सामने स्क्रीन में स्लाइड दिख रही होगी, आप अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये चीजें आपको आगे काम आने वाली हैं। इसको अब मैं समझा देता हूं बहुत अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सिर्फ समझिए। अब देखिए कैसे चेंज होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि अगर प्रेजेंट
टेंस है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, तो वो काहे में चेंज हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। कहने का अर्थ है जो टेंस आपका इंडेफिनिट है अगर वो प्रेजेंट में है तो उसी का पास्ट बन जाएगा, अगर जो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस होगा तो उसी का पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज आप लोग ये देखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, अगर ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो तो फिर कैसे आपको रूल आपको चेंज करने पड़ेंगे। इसको भी आप कैसे याद रख सकते हैं, एक टेंस छोड़ के, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस छोड़ के परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और अगर कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट छोड़ के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। और लेकिन अगर आप ये बताओ कि अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर ये रिपोर्टेड स्पीच होता है तो वो चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो उसको भी हम लोग उसका टेंस चेंज नहीं करते। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते जाना है, क्योंकि इसका उपयोग आगे होगा तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसका हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। अब हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो ये इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है और इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो यहाँ जो पर्सन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे, जैसे पर्सन होते क्या हैं, जैसे आप सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे होता है कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हो गए, पर्सन हो गए, तो ये चेंज होते हैं। अब कैसे चेंज होंगे, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो अगर फर्स्ट पर्सन होगा, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन होगा, तो वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन से हैं, जैसे आई और वी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेकिन अगर जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो जो देखिए जो यहाँ पे अगर यू लिखा होता रिपोर्टेड स्पीच में तो ये ध्यान रखिएगा वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मी है ना, तो अगर चेंज करना होता तो कैसे चेंज हो जाता, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता यू। अगर यहाँ पे यू लिखा होता तो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो लिखा होता उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप लोग सुनिए क्योंकि यही आपको काम आने वाली है। फिर हम देखते हैं जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, जैसे क्या हो गया, ही, सी, इट और दे, ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। तो अगर इनकी बात करें कि ये कैसे चेंज होते हैं तो इनको हम लोग चेंज नहीं करते। अगर हमारे यहाँ पे लिखा होता कि ही इज गोइंग टू जबलपुर तो ही रहता। अब देखिए यहाँ पे देखिए ही नहीं लिखा था, क्या लिखा था, आई, तो देखिए आई यहाँ पे चेंज हो गया, क्या हो गया, ही चेंज हो गया, है ना। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी रिपोर्टेड स्पीच में तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, जैसे राम, और राम एक लड़का है इसलिए इसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, या पर्सन कौन सा यूज करते हैं, ही। इसी वजह से देखिए यहाँ पे हमने ही लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर यू होता तो फिर यहाँ पे इसका ध्यान देते। बट अभी आप समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड भी दिख रही होगी, उस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, वो टेबल को आप एक बार देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम इस वीडियो में कवर करते जा रहे हैं और आगे आने वाले वीडियोज में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं हम लोग नरेशन में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, यानी रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 हमारा ये है कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आए, से आए, ठीक है, सेज आए, सेड आए, तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता है एक सेंटेंस, आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा होता है जैसे कि राम से आई एम गोइंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको समझना है। अगर यहाँ पे लिखा होता है राम से, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, आपको पता है, तो ये अगर यहाँ पे से आता, सेज आता या सेड आता तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त। लेकिन अगर इनके साथ टू भी लगा होता, है ना, क्या लगा होता, से टू, सेज टू या सेड टू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू,
तो वो चेंज हो जाता है। तो आई होप रूल नंबर 4 आपको भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, यानी रूल नंबर 5। अब हमारा रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब भी हम असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो वहां पे हम कनेक्टिंग वर्ड यानी या तो इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे? दैट का। ठीक है, अब एक बार इसको और समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं और वो कौन सा सेंटेंस हो, अगर असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से आते हैं? अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर इनमें से कोई सेंटेंस होता है तो वो कहाँ क्या लगाते हैं? वहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग वर्ड दैट। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया था? दैट कनेक्टिंग वर्ड का उपयोग किया था। और मैंने बताया था आपको कि जब आप लोग आगे जाओगे, बढ़ोगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि इसका उपयोग क्यों किया गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। दोस्तों, अब हमारा रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। आप कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे टुडे लिखा है तो टुडे परिवर्तित होके क्या हो जाता है? दैट डे। ठीक है, टुडे लिखा होता तो दैट डे। अब आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी, वहां पे उन शब्दों की हम लोगों ने लिस्ट बना दी है जिनका परिवर्तन हो जाता है। आई होप इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, या तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, उसमें हमने क्या लिखा हुआ था। देखिए, हमने क्या बताया कि अगर कुछ शब्द आए, जैसे टुडे लिखा होता तो टुडे हो जाता है दैट डे, है ना। और अगर यहाँ दैट डे और यहाँ पे लिखा होता अगर यस्टरडे, तो यस्टरडे कन्वर्ट हो जाता है द प्रीवियस डे। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्दों की लिस्ट हमने आपके सामने शो करी हुई थी। तो इसमें आप देख लीजिए कि जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो पूरा जो कुछ होना होगा वो तो टेंस वगैरह तो चेंज होगा ही, लेकिन इसको हम सेम टू सेम टुडे नहीं लिखेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त क्या लिख देंगे? हम दैट डे लिख देंगे। सिर्फ आप इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे चेंज हो गया, टुडे कैसे दैट डे में कन्वर्ट होता है, कैसे पर्सन चेंज होते हैं, है ना, और कैसे ये जो अब मैंने आपको बताया था कि सेड है तो कैसे चेंज हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, वीडियो को आप जरूर देखते चलिए। यकीन मानो आगे 5 जो भी हम वीडियो बना रहे हैं ना इससे नरेशन के, उसमें इसीलिए मैंने 4 से 5 वीडियो को उसमें टाइम लिया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं इस टॉपिक को पढ़ा पाऊँ। दोस्तों, रूल नंबर हमारा 7 ये कहता है कि अगर कोई डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है और डायरेक्ट नरेशन में चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, उसके बावजूद रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आए, हिस्टोरिकल फैक्ट आए, मैथमेटिकल फैक्ट आए, या कोई प्रोवर्ब आए, या तो कोई हैबिचुअल एक्ट आए, या कोई मोरलिटी का संदर्भ हो, उसके बावजूद रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी और उसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका कहने का अर्थ ये क्या है कि आप देखिए, ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन में, ये जो लिखा हुआ है कि प्रियम सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। अभी आपको पता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये एक फैक्ट है। ये चेंज नहीं होता कि आज पश्चिम दिशा में उगता है, मतलब अस्त हुआ है, अब आगे दिन जो होगा तो उत्तर दिशा की ओर अस्त होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जब यूनिवर्सल फैक्ट होने के बावजूद भले ये पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, इसका हम टेंस चेंज नहीं करते। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस हमने वही लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला भी आप देख लीजिए। ये डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस लिखा हुआ था कि श्रवण सेड द सोल इज इमॉर्टल, मतलब श्रवण ने कहा कि जो आत्मा होती है अमर है। ये भी तो यूनिवर्सल फैक्ट ही है ना। तो इसको क्या, इसका जब हम टेंस, इसका जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उसमें भी हमने सिर्फ दैट का उपयोग किया है। बाकी रिपोर्टेड वर्ब, पहले रिपोर्टिंग स्पीच पूरा लिख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब पूरा लिख दिया, फिर कनेक्टिंग वर्ड लगा के पूरा रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया है। इसमें किसी प्रकार का देख लीजिए, यहाँ पे इज लिखा था, यहाँ भी इज ही लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसका टेंस चेंज नहीं किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 7 इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको क्यों बोले थे कि 7 बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं।
अगर ये रूल आपको अभी समझ नहीं भी आए होंगे तो परेशान होने की बात नहीं है, एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा और आगे आने वाला जो वीडियो है असर्टिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन बनाना सीखेंगे, वहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े हैं इन सबका उपयोग करेंगे और यकीन मानिएगा और देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट रूल कैसे अप्लाई होते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको हंसाते रहिए।